मैं जब मेडिकल की पढ़ाई के लिए शहर आया था तो शहर में मैंने एक कमरा किराए पर ले लिया। मैंने सोचा शहर में अकेला रहना बोरिंग हो सकता है, यही सोचकर मैंने अपने दोस्त सुमित को अपना रूममेट बना लिया। मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था पर सुमित को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह पिछले हफ्ते अपने घर से आया था और अब उसे फिर वहां जाने की धुन सवार हो गई थी। जब सुमित अपने घर जाने के लिए निकल गया तो मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गया। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता होगा कि सुमित लौटकर मुझसे बोला, भाई ये बता कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। सुमित और मदद, मुझे हैरत हो रही थी क्योंकि किसी की मदद करना उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था। पर पहली बार उसके मुंह से मदद शब्द सुनकर अच्छा लगा। मैंने कहा, बिल्कुल, इंसान ही इंसान के काम आता है, जरूरतमंद की मदद करने से अच्छा और क्या हो सकता है। पर आज तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम अभी घर नहीं गए, रास्ते से लौट क्यों आए? यार बात यह है कि मैं घर जाने के लिए टिकट खरीदकर जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो देखा कि एक औरत वहां बैठी रो रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और उससे पूछ बैठा, आप क्यों रो रही हैं? उस औरत ने जवाब दिया, मुझे जहां पर जाना है इस समय वहां जाने वाली कोई ट्रेन नहीं है और अगली गाड़ी के लिए मुझे कल सुबह तक यहां इंतजार करना होगा। मैंने पूछा, तो इसमें रोने वाली क्या बात थी? सुमित ने उस औरत की बात को और आगे बढ़ाया। वह बोली, रात के 9 बज चुके हैं, मैं जानती हूं कि 10 बजे के बाद ये स्टेशन सुनसान हो जाता है, कोई अनहोनी ना हो जाए, यही सोच सोच कर मुझे रोना आ रहा है। मैं इस स्टेशन पर कैसे रात गुजारूंगी? उस औरत की मदद करनी चाहिए या नहीं, यही सोचकर तुमसे पूछने आ गया। सुमित मेरी ओर देखते हुए बोला, देखो भाई सुमित, हम लोग यहाँ बैचलर हैं, किसी की मदद करना तो ठीक है पर किसी अनजान औरत को अपने कमरे पर लाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मकान मालिक पता नहीं हम लोगों के बारे में क्या सोचेगा। मुझे उस समय पता नहीं क्यों उस अनजान औरत को कमरे पर लाने का ख्याल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपने मन की बात उसे बता दी। मकान मालिक पूछेगा तो बता देंगे कि ये राहुल की भाभी है, यहाँ डॉक्टर के पास आई है। वैसे भी हम लोगों के गांव से अक्सर कोई ना कोई मिलने तो आता ही रहता है। सुमित को एक उपाय सूझा। जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे उसकी दूसरी मंजिल पर राहुल भी किराए पर रह रहा था। वह वैसे तो हमारे ही कॉलेज का एक शरीफ छात्र था, पर हम लोगों से जूनियर था, इसलिए न केवल हमारी बातें मानता था बल्कि हमें इज्जत भी देता था। ठीक है, अब अगर तुम उस औरत की मदद करना ही चाहते हो तो मुझे क्या दिक्कत है, राहुल को सारी बातें समझा दो। सुमित तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ राहुल के पास गया और उसने सारी बात बता दी। और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बल्कि उस औरत के रात भर रुकने के लिए वह अपना कमरा भी देने के लिए तैयार हो गया था। वह उसी समय अपनी कुछ किताबें लेकर हमारे कमरे में रहने चला आया। अब तुम जाओ सुमित, उसे ले आओ और हाँ, उसे यह भी समझा देना कि अगर कोई पूछे तो खुद को राहुल की भाभी बताए। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो, वह मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता था। मुझे पढ़ने दो यार, एग्जाम सिर पर है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, मैं बहाना करते हुए बोला। अच्छा, किसी की मदद करना समय बर्बाद करना होता है? तुम्हारा अगर नहीं जाने का मन है तो साफ साफ कहो, वैसे भी एक दिन में तुम्हारी कितनी तैयारी हो जाएगी। एक दिन किसी की मदद के लिए तो कुर्बानी दी ही जाती है। सुमित किसी भी तरह मुझे ले ही जाना चाहता था। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, आज की शाम किसी की मदद के नाम, मैं मजबूर होकर बोला। थोड़ी देर में मैं भी तैयार होकर उसके साथ निकल पड़ा। सुमित आगे आगे और मैं पीछे पीछे। वह मुझे स्टेशन के सबसे आखिरी प्लेटफॉर्म के एक छोर पर ले गया जहां वह औरत बैठी थी। वह हमें देखकर मुस्कुराने लगी। ना जाने क्यों उसका इस तरह मुस्कुराना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोचने लगा कि ना जाने कैसी औरत है, पर उस समय मुझसे कुछ बोलते नहीं बना। स्टेशन से बाहर आकर मैंने एक रिक्शे वाले को बुलाया। हम तीनों उस पर बैठ लिए और घर की ओर निकल पड़े।
रिक्शे की रफ्तार तेज होती जा रही थी और मेरे सोचने की रफ्तार भी तेज होने लगी थी। मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, यह भूलकर मैं अपनी सोच में ही डूबने लगा था। ना जाने क्यों मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कमरे पर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। सुमित ने उसे सारी बात समझाकर राहुल के कमरे में पहुंचा दिया था। मैंने सुमित से कहा, भाई जब यह हमारे यहाँ आ गई है तो इसके खाने पीने का इंतजाम भी तो हमें ही करना पड़ेगा। जाओ होटल से कुछ ले आओ। सुमित खुशी खुशी होटल की ओर चल पड़ा। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि सुमित को आज क्या हो गया है, पर मैं चुप था। वह जितनी तेजी से गया था उतनी ही तेजी से और बहुत जल्दी खाने पीने का सामान लेकर वापस लौटा था। जाओ उसे खाना दे आओ, हम दोनों राहुल के साथ यही खा लेंगे, मैंने सुमित से कहा। सुमित खाना देने ऊपर के कमरे में गया और तकरीबन आधे घंटे बाद लौटा। मुझे भूख लगी थी लेकिन मैं उसका इंतजार कर रहा था। सोच रहा था कि उसके आने के बाद साथ बैठकर खाएंगे। मैंने पूछा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? भाई उसके कहने पर मैंने भी उसी के साथ खाना खा लिया, वो धीरे से बोला। कोई बात नहीं, आओ राहुल हम दोनों खाना खा ले। रात को खाना खाने के बाद अक्सर हम लोग बाहर टहलने के लिए निकला करते थे। इसलिए खाने के बाद मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गया और सुमित को भी तैयार होने के लिए कहा। आज मेरा जाने का मन नहीं है, सुमित टाल मटोल करने लगा। आखिरकार मैं और राहुल टहलने के लिए निकले। तकरीबन 30 मिनट के बाद वापस लौटे। वापस आने पर देखा कि हमारे कमरे पर ताला लगा हुआ था। राहुल ने हंसते हुए कहा, भैया हो सकता है सुमित भैया भाभी के पास गए हो सकता है जाकर देखो, मैंने राहुल से कहा। थोड़ी देर बाद राहुल और सुमित हंसते मुस्कुराते सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। भाभी जी तो बहुत मजाकिया है भाई, सच में मजा आ गया, उतरते ही सुमित ने कहा। अब हंसना छोड़ो और जल्दी कमरा खोलो। वे दोनों हंस रहे थे पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने चुपचाप कमरे में जाकर अपने कपड़े बदले और बेड पर सोने चला गया। थोड़ी देर तक बेड पर लेटे लेटे मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मुझे नींद आ गई। देर रात को सुमित और राहुल की बातों से मेरी नींद टूटी। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वे दोनों अभी अभी कहीं से लौटे हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम दोनों कहाँ गए थे और अभी तक सोए क्यों नहीं? कहीं नहीं, बस अभी सोने ही वाले हैं, दोनों ने एक साथ में कहा। थोड़ी देर बाद सुमित ने मुझे जगाते हुए कहा, भाई तुम्हें एक बात कहनी है। इतनी रात को? बोलो क्या बात कहनी है, मैंने पूछा। तुम बुरा तो नहीं मानोगे? उसने पूछा। अगर बुरा मानने वाली बात नहीं होगी तो बुरा क्यों मानूंगा, मैंने कहा। तुम चाहो तो भाभी जी के मजे ले सकते हो, सुमित थोड़ा संकोच करते हुए बोला। क्या बक रहे हो सुमित, तुम्हें क्या हो गया, मैंने हैरानी और गुस्से में उससे पूछा। भाई अच्छा मौका है, चाहो तो हाथ साफ कर लो। सुमित के चेहरे पर इस समय एक कुटिल मुस्कान थी। वह अपनी इसी मुस्कान से मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे सहारा दिया है, वह हमारी मेहमान है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, मैंने उसे समझाते हुए कहा। इस तरह भी हम उसकी मदद कर सकते हैं, मैंने उससे बात कर ली है, एक बार के लिए 300 में सौदा पक्का हुआ है। वह मुझे ऐसे बता रहा था जैसे कोई बड़ा उपहार भेंट करने जा रहा हो। मुझे तुम्हारी सोच से घिन आती है सुमित, आखिर तुम अपने असली रूप में आ ही गए। मुझे हैरत हो रही थी कि तुम भला किसी की मदद कैसे कर सकते हो, अब तुम्हारी असलियत सामने आई है। मुझे पहले से ही शक हो रहा था पर मैं यह सोचकर चुप था कि चलो एक अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अच्छा क्या खाक कर रहे हो। मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था पर इस समय उसे समझाने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सुमित कुछ नहीं बोला, वह सिर झुकाए बैठा था। थोड़ी देर तक हम दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे। राहुल अब तक सो चुका था। थोड़ी देर बाद सुमित बोला, ठीक है भाई सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। सुबह जब मैं उठा तब तक 6 बज चुके थे। वह औरत उस समय हमारे कमरे में बैठी हुई थी। राहुल और सुमित भी उसके पास ही बैठे थे। मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी, मुझे देखते हुए वह बोली। क्या हुआ, मैंने पूछा। हुआ कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, कुछ पैसे तो दे दीजिए, उसने हंसते हुए कहा। पैसे? किस बात के, मुझे हैरानी हुई। तभी उस औरत ने अपना रंग दिखाना शुरू किया।
और कहा, देखो मिस्टर, आपके इस दोस्त ने 300 रुपये में एक बार की बात कर मेरी इज्जत का सौदा किया था। इन दोनों ने दो दो बार मेरी इज्जत को तार तार किया है। इस तरह पूरे 1200 रुपये बनते हैं और यह है कि मुझे केवल 500 रुपये देकर टरकाना चाहते हैं। मैं भी अड़ चुकी हूँ। बंद कमरे में मेरी इज्जत जाते हुए किसी ने नहीं देखा। अब अगर मैं यहाँ चिल्लाकर बताने लगी कि तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए थे तो तुम लोगों की इज्जत गई समझो। वह बड़े ही तीखे अंदाज में बोले जा रही थी। मैंने सुमित और राहुल की ओर देखा। वे दोनों सिर झुकाए चुपचाप बैठे थे। मुझसे वो दोनों नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मैं सारी बात समझ चुका था। ये भी जानता था कि सुमित और राहुल के पास और पैसे नहीं होंगे। ऐसे में मुझे ही अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। मैंने अपना पर्स निकाला और उसे 700 रुपये देते हुए बोला, लीजिए अपने पैसे। पैसे मिलते ही वह खुश हो गई और अपने रास्ते चल पड़ी। मैं सोच रहा था कि इज्जत आखिर है क्या? कल उसकी इज्जत बचाने के लिए हमने उसे सहारा दिया था और आज अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने उसे पैसे दिया। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि क्या वाकई उस औरत के साथ साथ हम सभी ने अपनी अपनी इज्जत बचा ली थी। इज्जत हमारे हैवानियत से भरे कामों के ऊपर पड़ता है। इसी पर्दे को तार-तार होने से बचाने के लिए हमने उस औरत को पैसे दिए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।